सभी को गुड मॉर्निंग। हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वो पत्र व्यवहार का दूसरा पार्ट होगा और दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे विज्ञप्ति पत्र की। कौन सा पत्र होगा अपना अगला? विज्ञप्ति, जिसको कम्युनिक भी कहते हैं। COMMUNIQUE, कम्युनिक। विज्ञप्ति शब्द, विज्ञप्ति किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो विज्ञप्ति का तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सूचित करने की क्रिया। विज्ञप्ति शब्द का जो तात्पर्य निकला है वो है सूचित करने की क्रिया, यानी किसी भी प्रकार की सूचना देना। किसी भी प्रकार की सूचना देना क्या कहलाता है? विज्ञप्ति कहलाता है। परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का मतलब संस्था भी हो सकती है, कोई कार्यालय भी हो सकता है। तो सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, अपने किसी निश्चय, निर्णय, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचना, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हो, वो अपने जो भी निर्णय लेगी, जो भी निश्चय लेंगे, जो भी निर्देश देंगे, जो भी योजना बनाएगी, आदि से संबंधित जो सूचना होती है वो या तो संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित व्यक्तियों को या फिर आम जनता को, आम जनता को जो सूचना देते हैं, जो संदेश भेजते हैं, वो क्या कहलाता है? विज्ञप्ति कहलाता है। दोबारा से देखिए, सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निश्चय को, अपने किसी निर्णय को, निर्देश को, योजना को आदि से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है वो या तो अपने कार्यालय के कर्मचारियों को देंगे या संपूर्ण जनता के लिए वो मैसेज छोड़ेंगे। तो जो वो मैसेज छोड़ रहे हैं, जो वो मैसेज भेज रहे हैं, जो संदेश वो भिजवा रहे हैं, वह मैसेज क्या कहलाएगा? विज्ञप्ति कहलाएगा। कोई भी सूचना, सरकार हो या गैर सरकार हो, कोई सी भी हो, निजी कार्यालय हो या सरकारी संस्थान हो, कोई भी कार्यालय होगा, जो भी सूचना भेजेगा या दी जाएगी उनके द्वारा, वो सारी की सारी सूचना क्या कहलाएगी? आपकी विज्ञप्ति कहलाएगी। यह विज्ञप्ति जब अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों को देनी होती है, कोई संस्था हो सकती है निजी या सरकारी, तो वो सूचना यदि अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो, अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों तक भिजवानी हो, तो उसको एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा। निश्चित प्रारूप में, अर्थात ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, अपने सूचना पट के अकॉर्डिंग। तो उसको निश्चित प्रारूप में लिख करके कार्यालय के सूचना पट पर उसको चस्पा दिया जाएगा, ताकि आने वाले कर्मचारी उसको देख सके और उसकी सूचना को ग्रहण कर सके, अपने नियमों को जाने सके। यदि सूचना अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो तो उसको निश्चित प्रारूप में लिख करके कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा दिया जाता है। लेकिन यदि इसकी व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो, उसको सामान्य जनता तक फैलाना हो, सामान्य जनता तक उस सूचना को भेजनी हो, तो इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया जाता है। कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो तो निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा, कार्यालय के सूचना पट पे लगाया जाएगा। और यदि इसकी व्यापक प्रसार की हो कि यह सरकार सोचे कि इसको सामान्य जनता तक फैलाना है, संपूर्ण युवा वर्ग के लिए देना है या सामान्य संपूर्ण जनता के लिए भेजनी है, तो उसको पूरे के पूरे समाचार को समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यही समाचार के द्वारा सूचना देना क्या कहलाएगा? विज्ञप्ति कहलाएगा। क्लियर है? अब इस विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो कैसे बनेगा?
हमने अभी तक 2 पत्र पढ़ चुके हैं, अभी तक 2 पत्रों की चर्चा की थी, जिसमें एक का नाम था अधिसूचना और दूसरा था ज्ञापन। उससे मिलता जुलता ही यह फॉर्मेट होगा। देखिए, विज्ञप्ति में जो सबसे पहले चर्चा की जाएगी वो सरकार की चर्चा की जाएगी कि जो भी संस्था ये पत्र लिख रही है वो किसके अधीन है, किस संस्था के अधीन है, किस सरकार के अधीन है। तो सबसे पहले यदि राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान की सरकार है तो राजस्थान सरकार आ जाएगा, यदि यूपी की सरकार है तो यूपी सरकार आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आ जाएगा, यदि केंद्र की सरकार है तो केंद्र सरकार का यहाँ सबसे पहले उल्लेख होगा। तो सबसे पहले सरकार का नाम आएगा, जैसे राजस्थान सरकार। क्लियर है? राजस्थान सरकार के बाद संस्था का नाम, तो कोई भी संस्था का नाम हम ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। तो गैर सरकारी का हम ले लेते हैं नाम सैनिक विद्या मंदिर, अल्पविराम लगा देना किशनपुरा। ठीक है, किशनपुरा कहां की है? जयपुर जिले से। क्वेश्चन में क्या लिखोगे? राजस्थान लिखोगे। अपना एक टॉपिक क्लियर हुआ, क्या लगा देना है? पूर्ण विराम लगा देना। राजस्थान सरकार, सैनिक विद्या मंदिर, जयपुर और राजस्थान। यहां पर अपना एक टॉपिक क्लियर हुआ। बाएं दिशा में आ जाइए, एक लाइन का स्पेस दे दीजिए, फिर लिख दीजिए पत्र क्रमांक। फिर क्या आएगा? पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में कौन कौन सी बातें आएगी? सबसे पहले पत्र क्रमांक में बात आएगी अपनी संस्था का जो नाम है वो शॉर्ट रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना। से वी मैं लिख दिया, से वी मैं, तीनों का नाम लिख दिया। फिर कहां की है? किशनपुरा की है, तो क्या आ जाएगा? किशन आ जाएगा। किशनपुरा कौन से जिले से संबंधित? जयपुर से, जयपुर लिख दिया। अब किसकी बात की जाएगी? सत्र की 2020 2021 2020-21 हो गया। 2021 होने के बाद में यहां पर है पत्र क्रमांक। 2 पत्र हमने पढ़ लिए हैं, एक पत्र में 100 का लिखा, दूसरे में 101 का लिखा। अब कितने का लिख देंगे हम? 102। फिर यहां पर अपनी एक चर्चा क्लियर हुई है। अब इसी के जस्ट सामने हम किसका उल्लेख करेंगे? दिनांक का उल्लेख करेंगे। किसका उल्लेख करेंगे? दिनांक का। अब दिनांक का उल्लेख करेंगे तो दिनांक वही जो हमने पिछली बार चर्चा की थी। दिनांक में क्या आएगा? जैसे दिन होगा वो अंकों में आ जाएगा। जैसे आज कितने तारीख हो गई? 23। महीना कौन सा हो गया? कौन सा? जुलाई, 23 जुलाई 2020। क्लियर है? यहां पर क्या लगा दोगे आप? अल्पविराम में लगा दोगे। दिन आ गया, महीना आ गया और सत्र आ गया, वर्ष आ गया। तो एक ही लाइन में इसको हमने लिख दिया है। अब जैसे हमने बीच का फॉर्मेट लिखा है, राजस्थान सरकार के अधीन जो संस्था कार्य करती है उसका नाम लिख दिया, जिले का नाम है लिख दिया। अब उसी के जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? विज्ञप्ति सूचना। क्या लिखेंगे? विज्ञप्ति सूचना। क्लियर है? जहां बीचों बीच में हमने संस्था का नाम लिखा, उसी के बीचों बीच में नीचे भी हम क्या लिखेंगे? विज्ञप्ति सूचना लिखेंगे। ध्यान रखना, विज्ञप्ति सूचना है, अधिसूचना है और अपना एक पार्ट और चलेगा उसका निविदा सूचना का। इन तीनों का उल्लेख बीचों बीच में ही करना पड़ेगा। विज्ञप्ति सूचना हो, हमने पिछला अध्ययन किया था अधिसूचना का, वो भी हमने बीचों बीच में लिखा था। एक चर्चा हम और टॉपिक की करेंगे जिसका नाम है निविदा। वो निविदा भी एक सूचना है, उस सूचना का भी हम उल्लेख कहां करेंगे? बीचों बीच में ही करेंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि यदि सूचना अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो तो उसको निश्चित प्रारूप में लिखा जाएगा और निश्चित प्रारूप में लिख करके कार्यालय की सूचना पट पे लगाया जाएगा। क्लियर है? और यदि सूचना की व्यापक आवश्यकता हो गई तो उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। यह चर्चा की थी। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर लिखेंगे कि कार्यालय के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, को
सूचित किया जाता है। क्योंकि सूचना किसको भेजी जा रही है? कार्यालय के कर्मचारियों को भेजी जा रही है। तो कार्यालय के कर्मचारियों को भेजने के लिए सर्वप्रथम शब्द क्या बनेंगे अपने? कार्यालय के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। फिर यदि इसकी व्यापक प्रसार की आवश्यकता हो गई, यदि हम सामान्य जनता को इसको भेजेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, यानी सामान्य जनता के लिए, संपूर्ण जनता के लिए, संपूर्ण राजस्थान वासियों के लिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यदि सूचना कार्यालय के कर्मचारियों को देनी है, कुछ निश्चित व्यक्तियों को देनी है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्यालय के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब सूचित किया जाता है कि आगे जो भी अपना टॉपिक होगा वो पेपर में दिया हुआ होगा और उसको हम क्या कर देंगे? उसी लाइन में आगे लिख देंगे। लाइन 4 या 5 लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। इतना करने के बाद में कुछ किसी को भी संबोधन नहीं होगा, बिना संबोधन के क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। क्या होगा? हस्ताक्षर। हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षरकर्ता का पद का उल्लेख होगा और उसकी संस्था का नाम होगा। 4 बातों का उल्लेख होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पद और संस्था का नाम। अब देख लीजिए, हस्ताक्षर किसका होगा? सैनिक विद्या मंदिर का जो मुख्य डायरेक्टर है, मानद है या अधीक्षक है, उसका हस्ताक्षर होगा। जैसे किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम, जैसे श्रवण जी। क्लियर है? अब श्रवण जी हस्ताक्षर जो किए गए हैं उस पर क्या होगा? लाइन खींची जाएगी, उसके नीचे लाइन जरूर होनी चाहिए। हस्ताक्षर में हमेशा लाइन होना नीचे जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हस्ताक्षर और नाम सेम से लिखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी हस्ताक्षर होता है उसमें हस्ताक्षर के नीचे नाम है, के नीचे लाइन खींची जाएगी। जो भी हस्ताक्षर, जैसे नाम ही लिखा जाए, तो जैसे श्रवण नाम आ गया तो श्रवण के नाम के नीचे क्या लिखी जाएगी? लाइन की जाएगी। क्लियर है? फिर श्रवण जी का पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है? अब श्रवण जी का जो पद है वो अध्यक्ष का पद है, जो भी है आ गया। अब संस्था का नाम क्या आएगा? फिर जो संस्था के द्वारा पत्र लिखा गया है, सैनिक विद्या मंदिर, तो हम यहां क्या लिख देंगे? सैनिक विद्या मंदिर। क्लियर है? यानी जो भी हमारा संस्था का नाम अपने ऊपर उल्लेख कर दिया इसका, तो वही संस्था का नाम क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, सैनिक विद्या मंदिर। सैनिक विद्या मंदिर। क्लियर है? हस्ताक्षर आ गया। हस्ताक्षर भी इसी संस्था के मालिक का होगा। नाम संस्था का जो अधीक्षक है, जिसके द्वारा पत्र लिखा गया, उसका होगा। पद, जिस पद पर वो कार्यरत है उसका उल्लेख होगा, और उसकी संस्था का नाम सैनिक विद्या मंदिर है तो सैनिक विद्या मंदिर, और कोई दूसरी संस्था है तो उसका उल्लेख हो जाएगा। कौन सा पत्र हुआ अपना? विज्ञप्ति। रिपीट कर रहा हूं, विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सूचित करना। जब कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय अपने जो भी निश्चय किए जाते हैं, अपने जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अपनी जो भी घोषणाएं की जाती है, उनसे संबंधित सूचना को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं या कार्यालय के कर्मचारियों, संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचा रहे हैं, इस सूचना को यदि वो जो भी स्थानों तक पहुंचाते हैं तो वही सूचना क्या कहलाएगी? आपकी विज्ञप्ति कहलाएगी। विज्ञप्ति यदि कार्यालय के निश्चित कर्मचारियों तक पहुंचानी हो तो उसको निश्चित प्रारूप में, निश्चित ढांचे में लिखा जाएगा, निश्चित ढांचे में लेकर के कार्यालय के सूचना पट पे लगाया जाएगा। और यदि उसके व्यापक प्रसार की आवश्यकता बनेगी तो उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ये तो हमने इसकी परिभाषा की थी। परिभाषा करने के बाद में इसका प्रारूप जो होगा, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसा का ऐसा ही आपको एग्जाम में करना होगा। सरकार का नाम आ जाएगा जो आपके पेपर में दिया जाएगा, मिला होगा। सरकार आ गई, संस्था का नाम आ गया, ना ज्यादा पीछे निकालना है ना ज्यादा आगे निकालना है, बीचों बीच में लेना है ताकि सबको अच्छा लगे। इतना करने के बाद में पत्र का क्रमांक आ जाएगा। पत्र का क्रमांक में ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। दिनांक उसी लाइन में करनी होगी। बीचों बीच में विज्ञप्ति सूचना की जाएगी। साथ में जो सूचना कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो या संपूर्ण जनता को देनी हो तो संपूर्ण जनता के लिए सर्वसाधारण आएगा। कार्यालय के कर्मचारियों को देनी हो तो कार्यालय कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। इतनी
कार्यशैली को पूर्ण करने के बाद में लास्ट में किसी को संबोधन नहीं होगा। संबोधन नहीं होगा तो क्या क्या होगा, एक तो हस्ताक्षर होगा जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, दूसरा नाम आ जाएगा जिसने हस्ताक्षर किए हैं। नाम के नीचे कोई लाइन नहीं होगी, हस्ताक्षर के नीचे बिल्कुल लाइन होना जरूरी है। पद का उल्लेख होगा और संस्था का नाम आएगा जो कि हमने यहां लिख रखा है। किसी प्रकार की कोई समस्या क्लियर है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला अपना टॉपिक जो आएगा वो आएगा अर्ध सरकारी पत्र। कौन सा पत्र आएगा अपना? अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, यानी आधा सरकारी और आधा गैर सरकारी। मतलब जिसमें सरकारी कार्यों का उल्लेख भी हो और जिसमें अपने मन की बातों का उल्लेख भी हो, अपनी भावनाओं का संबोधन का उल्लेख भी हो। क्या कहलाएगा? अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। कैसे? अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, यह अर्ध संस्कृत का शब्द है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्ध, आधा हिंदी का शब्द है। अर्ध सरकारी पत्र, परिभाषा सुनिए। एक सरकारी अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए, एक सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यों की पूर्ति के लिए, सरकारी कार्यों के लिए किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को, किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण या फिर सम्मति का मतलब होता है राय, सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई प्रश्न पूछता है, कोई निर्देश देता है, कोई ध्यान आकर्षण करता है, क्या कोई बात उसको कहता है, तो इस क्रम में व्यक्तिगत रूप से लिखा जाने की वजह से यह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। जब एक सरकारी अधिकारी, जब एक सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी कार्यों के लिए दूसरे सरकारी अधिकारी को, दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से क्या क्या करेगा? अपेक्षित सूचनाओं को, किन किन बातों को? सूचनाओं, स्पष्टीकरण या फिर सम्मति। सम्मति का मतलब क्या होता है? राय मशवरा। सम्मति प्राप्ति के क्रम में, सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है, कोई पत्र भेजता है या कोई बात पूछता है या फिर ध्यान आकर्षण करता है। क्या करता है? ध्यान आकर्षण करता है, ध्यान आकर्षित करता है। तो व्यक्तिगत शैली में लिखा होने के कारण, कौन सी शैली में? व्यक्तिगत शैली, व्यक्तिगत शैली में लिखा हुआ होने के कारण यह पत्र क्या कहलाएगा? अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। यानी हमने बात जो की थी इतने टाइम में, अधिसूचना की बात की थी, वो भी अन्य पुरुष शैली में था। हमने ज्ञापन की चर्चा की थी, वो ज्ञापन भी अन्य पुरुष शैली में था। हमने विज्ञप्ति की बात की थी, तो विज्ञप्ति अन्य पुरुष शैली में भी होता है और व्यक्तिगत शैली में भी होता है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी भी होता है और गैर सरकारी भी होता है। लेकिन सरकारी होने के या गैर सरकारी होने के बाद भी यदि कार्यालय के कर्मचारियों को सूचना देनी हो तो वो व्यक्तिगत शैली में आ जाएगा।
साथ में यदि वही सूचना आम जनता तक पहुंचानी हो तो वो अन्य पुरुष शैली में आएगा। लेकिन जहां तक हो सके ये सारे के सारे जो हमने 3 चर्चाएं की थी वो अन्य पुरुष शैली के अंतर ही इनको लिखा जाता है। लेकिन ये जो पत्र है, यह पत्र एक सरकारी व्यक्ति है। देखो सरकारी काम तो होगा, सरकारी व्यक्ति तो है, सरकारी अधिकारी तो है और सरकारी कार्य भी वो कर रहा है। लेकिन सरकारी व्यक्ति सरकारी कार्य करने के साथ साथ वो दूसरे सरकारी अधिकारी को किस रूप में पत्र लिख रहा है? व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है। मतलब व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है तो उसमें सरकारी कार्य है, लेकिन वो अपने जो हृदय की मनोविचार हैं, हृदय के जो भाव हैं, उन भावों का भी वो क्या कर सकता है? उल्लेख कर सकता है। यदि वो हृदय में आए हुए विचारों का उल्लेख कर सकता है, हेलो नमस्कार कर सकता है, उसके जीवन का कुछ भाग जान सकता है, सुख दुख की बातें वो यदि कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत रूप हो जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से वो सूचना देगा, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहेगा या किसी प्रकार की राय देगा। ऐसा नहीं कि सरकारी व्यक्ति के हृदय नहीं होता, दिल नहीं होता, तो वो सारी का बात सरकारी बात करेगा। क्या वो हाय हेलो भी नहीं करेगा? करेगा। वो हाय हेलो करना, उसका नमस्कार अभिवादन करना, उसके बारे में जानना, कुछ अपने बारे में बताना, कौन सी शैली आ जाएगी? व्यक्तिगत शैली आ जाएगी, व्यक्तिगत रूप आ जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से जो पत्र भेजता है, सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है, कोई क्या देता है? बात पूछता है, किसी प्रकार का ध्यान आकर्षित करता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा गया है, वह व्यक्तिगत शैली में लिखा हुआ होने की वजह से कौन सा पत्र कहलाएगा? आपका आप बना रहे। अच्छा, अच्छा अलग बात चल रही है। व्यक्तिगत शैली में लिखा हुआ होने की वजह से कौन सा पत्र कहलाया? ये अर्ध सरकारी पत्र कहलाया। अब अर्ध सरकारी पत्र कहलाया तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो भी सबसे अलग होगा, सबसे अलग। अब सबसे अलग कैसा होगा? अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो बात की जाएगी, सबसे पहले जो शब्द लिखे जाएंगे वो कहां से शुरू होंगे? इस अर्ध सरकारी पत्र में सबसे पहले प्रेषक का उल्लेख आएगा। प्रेषक, प्रेषक कौन होता है? प्रेषक होता है भेजने वाला। प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। इस प्रेषक में सबसे पहले उसका नाम आएगा और उसका पद आएगा। प्रेषक में कौन कौन सी बातों की चर्चा की जाएगी? नाम और पद की चर्चा की जाएगी। क्लियर है? नाम और पद, जैसे नाम हम कोई सा भी लिख सकते हैं, सुरेश मेहता। क्लियर है? सुरेश मेहता का पद जो होगा वो सचिव। ठीक है, सुरेश मेहता है, सचिव है। अब ये जो लिखने वाला व्यक्ति है, प्रेषक है, इस प्रेषक के जस्ट सामने प्रेषक की क्या आएगी? संस्था का उल्लेख होगा। प्रेषक की किसका उल्लेख होगा? संस्था का उल्लेख होगा। प्रेषक की संस्था का उल्लेख होगा, वो क्या होगा? जैसे सुरेश की कोई संस्था है, राजकीय शिक्षण कौशल संस्थान, शिक्षण कौशल संस्थान दिखाई दे रहा है, कौशल संस्थान, शिक्षण कौशल संस्थान जयपुर। राजकीय शिक्षण कौशल संस्थान जयपुर आ गया। किसकी संस्थान है? किसमें काम करता है? कौन करता है? सुरेश मेहता राजकीय शिक्षण कौशल संस्थान में कार्यरत हैं। वो एक पत्र लिख रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, सरकारी व्यक्ति है, उसको पत्र लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? पहले भेजने वाले का नाम और पद का उल्लेख हो जाएगा। भेजने वाले का नाम और पद, और भेजने वाले की संस्था का उल्लेख जस्ट उसके सामने, आगे पीछे नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, केवल जस्ट उसके सामने होगा। इतना करने के बाद में
इस अर्ध सरकारी पत्र को अर्ध शासकीय नाम भी हम दे सकते हैं। कौन सा नाम दे सकते हैं? अर्ध शासकीय। रिपीट करने के लिए बोला है, अभी करते हैं। सबसे पहले भेजने वाले का नाम और पद। क्लियर है? भेजने वाला सरकारी व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा, वह सरकारी व्यक्ति का नाम आ जाएगा और उसके पद का उल्लेख आ जाएगा। जो सरकारी व्यक्ति है, जिस संस्था में कार्यरत है, उस संस्था का उल्लेख उसी लाइन में, जिस लाइन में उसने अपना नाम और पद का उल्लेख किया है, उसी के जस्ट सामने क्या आ जाएगा? प्रेषक की संस्था का उल्लेख हो जाएगा। प्रेषक की संस्था कौन सी है, उसका उल्लेख हो जाएगा। इतना करने के बाद में हम बाएं दिशा में वही अपना दूसरा जो पार्ट आता है, एक लाइन को छोड़ेंगे और लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। अर्ध शासकीय, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। यहां अर्ध शासकीय शब्द को लिखना जरूरी है। ठीक है? अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक में वही शॉर्ट रूप लिखा जाएगा, राशि कोष, राशि को। क्लियर है? शॉर्ट रूप आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई डॉट बिंदु नहीं आएगा। ऑब्लिक लगा दीजिए। कहां की है? जयपुर। समझ में आया? इतना करने के बाद में यहां पर आएगा सत्र 2020-21। ऑब्लिक लगा दीजिए। कौन से नंबर का पत्र आएगा? अब पत्र आएगा अपना 104 नंबर का। 104 नंबर का पत्र आएगा। ठीक है? 104 नंबर का पत्र आने के बाद उसी दिशा में हम क्या करेंगे? दिनांक का उल्लेख करेंगे। दिनांक का उल्लेख यदि सामने जगह है पेपर में, अपने नोटबुक में, तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कर दीजिए 20 जुलाई 2020। क्लियर है? याद रखना फॉर्मेट यही होगा। अब किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होगा, बस इस पत्र क्रमांक में इतना ही होगा। अब हमने एक चर्चा की थी कि व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है। व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखेगा तो कुछ तो अभिवादन होगा, कुछ तो संबोधन होगा। कंफर्म है? तो यहां पर जब बात की जाएगी तो यहां पर बात की जाएगी किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा जाए तो या तो प्रिय या माननीय या सम्माननीय या महोदय जी। लक्षिता चौधरी कह रही है, सर लाइन नहीं छोड़ने पर क्या गलत हो जाएगा? गलत गलत कुछ नहीं होता, गलत तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक एग्जामिनर की जो नजर है वो फोकस नहीं कर पाएगी कि उसने फॉर्मेट कैसा लिखा है। फॉर्मेट यदि समझ में नहीं आएगा तो वह संकुचित हो जाएगा। संकुचित होने पर उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या उसने लाइन में दर्शाने की कोशिश की है। लक्षिता समझ में आ रहा है? यदि लाइन नहीं छोड़ेंगे हम, लाइन नहीं छोड़ने का मतलब यह है कि हमारा सब कुछ एक में हो रहा है, सब कुछ गुंचित हो रहा है। गुंचित हो रहे का मतलब अगले वाले को ध्यान नहीं पड़ेगा, अगले वाले को ध्यान नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो मन मार के उसमें क्या करेगा? नंबर देगा। मन मार के नंबर देने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे में से पूरे नंबर देगा, कुछ नंबर जरूर वो काटने की कोशिश करेगा। इसलिए साफ साफ फॉर्मेट दिखाई दे, इसके लिए हमको क्या छोड़ना जरूरी है? लाइन छोड़ना है। और लाइन छोड़ने का मतलब हमारी सुविधा, हमको अच्छा लगे, सामने वाले को देखने को भी ऐसा लगे कि वास्तव में जो फॉर्मेट अगले वाले ने दर्शाया है बिल्कुल अच्छा क्लियर दिखाया है, अच्छी तरह से उसको समझ में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने लाइन छोड़ने का काम किया। फिर हम व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखा गया है, व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखा गया है उसमें मैंने क्या बात कही है कि कोई ना कोई संबोधन जरूर होगा, कोई ना कोई मन के विचार जरूर उसमें आएंगे। तो वो लिखेगा या तो प्रिय श्री या माननीय या सम्माननीय, कुछ भी, या महोदय जी, कुछ भी करेगा, लेकिन संबोधन वो जरूर करेगा। तो हम एक नाम लिख लेते हैं प्रियश्री। अब प्रियश्री के बाद में
प्रियश्री के बाद में हम या तो अगले वाले का जो सरनेम है, अगले वाले का सरनेम है वो लिख सकते हैं, या फिर हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे प्रियश्री मेहता जी, प्रियश्री मेहता जी, यहां मेहता जी का उल्लेख हमने कर दिया है, इसलिए मेहता जी का उल्लेख हम यहां नहीं करेंगे, यहां तो हम करेंगे चौधरी जी। चौधरी जी भी कर सकते हैं, साहब भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर हो गया तो जी कर दिया, यदि बड़े हैं सरकारी अधिकारी हैं तो हम साहब का उल्लेख भी कर सकते हैं। प्रियश्री चौधरी जी या चौधरी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अल्पविराम लगा दीजिए। क्या लगाओगे? अल्पविराम। इस लाइन को ऐसे ही ब्लैंक छोड़नी है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ना है। क्लियर है? इसको क्लियर खाली छोड़ने के बाद में जस्ट इसके नीचे से हम अपना काम करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे जैसा कि आपको विदित है या पता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानेगा। यदि एक मानवीय रिश्ता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों को भी जानेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी समझेगा। तो काम का उसको ध्यान रहता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर काम कर रहा है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है, आगे की चर्चा जो होगी वो अपने पेपर में दी हुई होगी। क्लियर है? इतना करने के बाद में वही 3-4 लाइनों में इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब ऐसा यहां से शुरू किया है तो यहां से दोबारा शुरू नहीं करना, हमको पीछे जाकर के क्या करके लेनी है? पूरी लाइन को लेनी है। इतना करने के बाद में यहां पर व्यक्तिगत बातें हुई है, यहां व्यक्तिगत संबोधन हुआ है, तो यहां पर जो चर्चा की जाएगी वो कैसी होगी? अपना जब एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा व्यक्ति का, तो वो अगले वाले को धन्यवाद ज्ञापित भी कर सकता है, धन्यवाद भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद भी वो दे देगा, नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कंप्लीट होने के बाद में आएगा आपका शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक या फिर आपका शुभेच्छु, आपका शुभेच्छु या फिर आपका हितैषी, आपका हितैषी दिख रहा है? आपका हितैषी कुछ भी लिख सकते हैं, आपका शुभेच्छु भी लिख सकते हैं, आपका हितैषी भी लिख सकते हैं, आपका शुभचिंतक भी हमें लिख सकते हैं। इतना करने के बाद में अगले वाले का हस्ताक्षर, अगले वाले का हस्ताक्षर और कोष्टक में क्या आ जाएगा? नाम। बस इतना ही काम। शुभेच्छु, शुभचिंतक, हितैषी कुछ भी हम लिखेंगे। इतना करने के बाद में हस्ताक्षर किसके आएंगे और नाम किसका आएगा? नाम किसका आएगा? तो यहां देख लीजिए भेजने वाला कौन है? सुरेश मेहता। कौन है? सुरेश मेहता। सुरेश मेहता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, यहां कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके नीचे हमने क्या खींची? लाइन खींची। अब यहां पर सुरेश से क्या आ जाएगा? पूरा नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुरेश का पूरा नाम आ जाएगा। पद का उल्लेख नहीं होगा और ना ही संस्था का उल्लेख होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पद का उल्लेख हमने यहां पर ऑलरेडी कर लिया है, संस्था का उल्लेख हमने यहां पर भी कर लिया है। तो पद और संस्था का उल्लेख हमने कर लिया है, तो यहां पर यदि हम दोबारा उल्लेख करेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, कुछ अधिकता हो जाएगी। इसीलिए उस अधिकता को रोकने के लिए हम ना तो पद का उल्लेख करेंगे और ना ही संस्था का उल्लेख ही करेंगे। हाँ, हस्ताक्षर हो जाएंगे और कोष्टक में क्या आ जाएगा? अगले वाले का नाम आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे आता है प्रेषित। दिख रहा है सभी को? प्रेषित या फिर प्रेषिती या फिर सेवा में, या फिर सेवा में। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखूं ताकि आपको अच्छा दिखे, लेकिन लाइन के नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा। प्रेषिती कर दिया। अब प्रेषिती में क्या आएगा? हमने बात की थी चौधरी जी की,
बात किसकी की थी हमने? चौधरी जी की। तो चौधरी जी का पूरा नाम आ जाएगा। तो चौधरी जी कुछ भी लिख दीजिए, जैसे श्री राकेश चौधरी, श्री राकेश चौधरी, राकेश चौधरी। राकेश चौधरी के बाद में नाम आने के बाद में उसका क्या आ जाएगा? पद आ जाएगा। पद जैसे वो जो भी संस्था का अधिकारी है उसमें वो कौन से पद पर कार्यरत है, जैसे आ गया अधीक्षक, पद का क्या हो गया? उल्लेख हो गया। पद का उल्लेख होने के बाद उसकी संस्था, तो इसमें पत्र लिखेगा तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी होगा कर दीजिए। यहां पर हमने कहा क्या लिखा था? जयपुर लिखा था, तो यहां पर लिख दीजिए सीकर, कुछ भी हमको जो भी हमको दिया हुआ होगा सीकर लिख दीजिए, हमारा किशनपुरा लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। राकेश चौधरी का नाम आ जाएगा, राकेश चौधरी के पद का उल्लेख हो जाएगा, राकेश चौधरी के पद के बाद में क्लियर है, पद का उल्लेख आ जाएगा और राकेश चौधरी की संस्था का उल्लेख ही हो जाएगा। ये बाईं दिशा में होगा और भेजने वाले का जो उल्लेख है वो कौन सी दिशा में होगा? दाईं दिशा में होगा। क्लियर है? कोई समस्या है? क्लियर है? दोबारा बताने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलें आगे। क्लियर? आगे चलिए। अब अगला अपना टॉपिक आएगा, वो आएगा अपना निविदा सूचना। अगला कौन सा आएगा? निविदा सूचना। निविदा सूचना, निविदा एक तरह से टेंडर होता है। क्या होता है? टेंडर यानी ठेकेदारी। निविदा क्या होता है? ठेकेदारी, निविदा। इसको निविदा भी कह सकते हैं हम, निविदा सूचना भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या दे सकते हैं नाम? टेंडर। ठीक, निविदा सूचना क्या होती है, ठेकेदारी क्या होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है वह क्या कहलाता है? आपका निविदा कहलाता है। क्या कहलाएगा? निविदा कहलाएगा। अब ये निविदा का जो मुख्य उद्देश्य होता है कम लागत में गुणवत्ता पर कार्य करवाने का होता है। रिपीट दोबारा से देखिए अच्छी तरह से। सरकारी या गैर सरकारी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए, कोई भी कार्य होगा उसको संपन्न करवाने के लिए जो सूचना सार्वजनिक रूप से
समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, समाचारों में प्रकाशित की जाती है, वह क्या कहलाती है? आपकी निविदा कहलाती है। इस निविदा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य कम लागत में गुणवत्ता परक कार्य का होता है, कार्य करवाना होता है। कम लागत में गुणवत्ता परक कार्य करवाना होता है। अर्थात ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अर्थात आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य या वस्तु, अर्थात आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने का या वस्तु देने का जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? निविदा कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, लागत भी कम आए और कार्य भी कैसा हो? गुणवत्तापरक। यानी हम कोई रकम देंगे या लेंगे, उसके बदले में अगले वाले को अच्छा कार्य चाहिए, यानी कम लागत में बहुत बढ़िया काम हो जाए। हम यही तो चाहते हैं कि यार मैंने पैसे भी बहुत कम दिए और काम में मैंने बहुत अच्छा करवा लिया। यही तो ठेकेदारी होती है। आवश्यक रकम लेकर के या देकर के वांछित कार्य करवाने का या वस्तु जुटा देने का जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? निविदा कहलाता है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं, जैसे सरकार की कोई योजना है, ध्यान से सुनना, सरकार की कोई योजना है और सरकार की योजना में है कि हम किशनपुरा में कोई सड़क निर्माण काम करवा रहे हैं, 4 दीवारी में सड़क का कार्य करवा रहे हैं। अब सरकार ये चाहती है कि किशनपुरा में सड़क का निर्माण कार्य हो, तो सरकार तो खुद आकर बनाने से रही। तो इस सूचना को क्या करेगी सरकार? समाचार पत्रों में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेगी कि जयपुर के एक देहात क्षेत्र किशनपुरा में जो 4 दीवारी है उसमें सड़क का कार्य करवाना है। जो इच्छुक ठेकेदार हैं वो कार्यालय में आए, सरकार के कार्यालय में आए और कार्यालय में आकर के सरकार के द्वारा जो बनाया हुआ कच्चा विवरण है किशनपुरा में सड़क बनाने का, समझ में आ रही है? सरकारी कार्यालय में आए और आकर के किशनपुरा में जो सड़क बनाने का कच्चा विवरण है, उस विवरण को कुछ पैसे जमा करा करके वो क्या करके जाएं? लेकर जाएं। फिर सरकार का कच्चा विवरण वो देख लेंगे ठेकेदार। बहुत सारे ठेकेदार आएंगे, जैसे मैं भी ठेकेदार हूं, तुम भी ठेकेदार हो, सब के सारे हम आएंगे और रुपए जमा करा करके वो कच्चा सरकार का विवरण लेंगे। अब वो विवरण कितना सही है कितना गलत है उसको हम देख करके फिर हम अपना विवरण देंगे। मान लीजिए सरकार ने 20 लाख का ठेका छोड़ा है कि किशनपुरा की 4 दीवारी में 20 लाख में क्या हो जाएगी? सड़क का निर्माण हो जाएगा। अब ठेकेदार उसको पढ़ेंगे तो पढ़ करके क्या करेंगे? उसको देखेंगे और देख करके फिर वो तय करेंगे कि ये कार्य 20 लाख में होगा या फिर 21 लाख में होगा या 22 में होगा या 23 में होगा या फिर 19 में हो जाएगा। ठीक है, मैंने 21 दे दिया, तुमने 22 दे दिया, 31 ने 23 दे दिया, एक चौथा ऐसा आया जिसने 19 लाख में कार्य करवाने के लिए क्या कर दिया? अपना कच्चा चिट्ठा बना करके सरकार को दे दिया। तो ये सारे के सारे सरकार ने कितने रुपए बनाए थे? 20 लाख। ठीक है, अब सरकार के बनाए हुए मैसेज को, कच्चे चिट्ठे को हम सब पढ़ेंगे। हम सब पढ़ करके हम अपना चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठा बनाएंगे तो मैंने 21 लाख में ठेकेदारी करना शुरू तय किया, तुमने 22 लाख में, 30 ने 23 लाख में, एक चौथा व्यक्ति ने कितने में तय कर दिया? 19 लाख में। हम सारे के सारे अपने चिट्ठे को लेकर, हम अपने विवरण को लेकर के कार्यालय का जो समय है उस समय पर हम क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे। उपस्थित होकर के मैं दिखाऊंगा, मेरा भी चिट्ठा देखेंगे, मेरा भी विवरण देखेंगी सरकार,
तुम सबका भी देखेगी, और ये जो 19 लाख वाला है उसका भी देखेगी। सबके कार्य का मुआयना करने के बाद में सरकार तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा ठेकेदार सबसे अच्छा कार्य करे सकता है। अच्छा करने के बाद में उसको क्या कर लेगी, सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सरकार कुछ शर्तें रखेगी। सरकार कुछ शर्तें रखेगी। शर्तें रखेगी तो वो शर्तों को भी ये ठेकेदार मानने वाला होना चाहिए। पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त ये होगी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, आपके इस कार्य को स्वीकृत करने का या निरस्त करने का जो अधिकार है वो अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता यहां पर आएगा ही आएगा, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास क्या होगा, सुरक्षित होगा। पहली कंडीशन, जो भी आपकी निविदा है उस निविदा को स्वीकृत करने का या निरस्त करने का जो अधिकार है वो अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कैसे? जैसे 20 लाख वाला भी है, 21 की, 22 का, 23 का, कोई सा भी आया तो सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो उसको क्या कर सके, निरस्त कर दिया, इसको भी निरस्त कर दिया, इसको भी निरस्त कर दिया, इसको भी निरस्त कर दिया, बल्कि इसको क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया। क्लियर है? तो अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास उसमें क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दूसरी कंडीशन यह आती है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो नियत समय पर ही कार्य करेंगे। यदि नियत समय पर कार्य नहीं किया गया तो आपकी धरोहर राशि को जमा जो आपने करवाई थी उसको जब्त कर ली जाएगी। धरोहर राशि क्या होती है कि जो भी ठेकेदार पहले काम शुरू करेगा उसको कुछ राशि सरकार के कोष में जमा करानी पड़ेगी। सरकार के कोष में जमा कराने के बाद में यदि पूरा कार्य हो जाएगा तो सरकार उसको क्या दे देगी, पैसे दे देगी। लेकिन बीच में यदि उसने कार्य गलत कर दिया, कोई कच्चा काम कर दिया, तो कच्चा काम करने पर सरकार के पास जो क्या थी, धरोहर राशि थी, उस धरोहर राशि को तब तक नहीं देगी जितने टाइम का उसका पीरियड था, जितने टाइम की उसकी वैलिडिटी थी। और उस वैलिडिटी से पहले यदि वो सड़क उखड़ जाती है तो उसको फिर से उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, फिर से उसको कार्य दोबारा शुरू करवाना पड़ेगा, उसके खड्डों को भरवाना पड़ेगा। यदि वो टाइम पर कार्य कर देता है, गड्ढों को भरवा देता है, उसकी रिपेयरिंग करवा देता है, तो सरकार उसको क्या दे देगी, वापस रुपए दे देगी। वरना यदि वो कार्य नहीं करवाएगा तो सरकार के पास जो धरोहर राशि थी सरकार उसको क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। क्लियर है? तीसरी जो बात आती है वो यह आती है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें यदि जन और धन दोनों की हानि होगी या एक की हानि हो गई, जन की हानि हो गई, टूट फूट हो जाती है, इंसान लूले लंगड़े हो जाते हैं, कभी अकस्मात कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो जो भी जन की और धन की हानि होगी, जो भी न्यायालय में परिवाद होगा वो निश्चित स्थान पर ही होगा। तो तीन बातें, तीन शर्तें हैं। पहला, जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को स्वीकृत करने का या निरस्त करने का हस्ताक्षरकर्ता जो होगा उसके पास सुरक्षित रहेगा, वही करेगा। किसको सेलेक्ट करना है, किसको अनसेलेक्ट करना है। ठीक है? फिर दूसरी बात, यदि आपने काम समय पर नहीं किया तो धरोहर राशि को आप क्या कर दोगे, सरकार जमा कर देगी, अपने आप में उसको जब्त कर लेगी। तीसरी बात, जो जन धन की हानि होगी उसमें जो न्यायिक परिवाद होगा वो न्यायिक परिवाद निश्चित स्थान पर ही होगा। क्लियर है? तो ये दोबारा से कर लीजिए। सरकारी या गैर सरकारी कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो सूचना सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाएगी, निविदा सूचना कहलाएगी। निविदा सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कम लागत में अच्छा सा अच्छा कार्य होना। कम लागत में कौन सा कार्य होना, बढ़िया कार्य होना, या फिर आवश्यक रकम लेकर के, आवश्यक जो ठेकेदार होते हैं आवश्यक रकम लेकर के वांछित कार्य कर देने का या वस्तु देने का जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाएगा, आपका निविदा सूचना कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? परफॉर्मा बनाएं। देखिए अब इसको कैसे याद रखना है, ज्यादा इसमें विचार लंबा चौड़ा नहीं है। कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सबसे पहले वही बात जो हमने और पत्रों में की थी, सबसे पहले सरकार का नाम आ जाएगा। सरकार का नाम राजस्थान सरकार, क्या आ जाएगा, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के बाद में संस्था का नाम, जैसे
राजकीय उच्च खंडपीठ सचिवालय, या इसको हम ऐसे कर दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, राजकीय उच्च खंडपीठ सचिवालय, फिर जयपुर, कुछ भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। संस्था का नाम तो याद रखने के लिए, अब मैंने यहां से शुरुआत की लेकिन आगे निकल गया, तो इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, पीछे कर देना है। राजकीय उच्च खंडपीठ सचिवालय, नगर पालिका भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोमा जयपुर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना करने के बाद में अपना जो टॉपिक चलेगा वो आएगा यहां पर निविदा सूचना। लक्षिता ध्यान रखना, निविदा सूचना लाइन को क्या करनी है, छोड़नी ही छोड़नी है। समझ में आया? निविदा सूचना, यहां निविदा सूचना लिखना जरूरी है। निविदा सूचना में वही आपका परफॉर्मा रा उ ख स कर दिया और आ जाएगा आपका जय। ठीक है, फिर आपका 2020 ना क्या करोगे, निविदा सूचना। अब निविदा सूचना में सरकार के अधीनस्थ कार्य हो रहा है, राजस्थान सरकार के अधीनस्थ कार्य हो रहा है, तो राजस्थान सरकार के अधीनस्थ कार्य होने की वजह से किसी को किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होगा, तो आ जाएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में बात बताने के बाद में इसमें जो भी बातें होगी वो परफॉर्मे के बारे में, उसके कच्चे चिट्ठे के बारे में बात होगी, कब निविदा को खोलना है, कब उसको वापस जमा करनी है। इस काम के करने के बाद में इसका कच्चा चिट्ठा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट यह है, कच्चा चिट्ठा दिया जाएगा। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले क्रम संख्या आएगा। क्या आएगा? क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद में कार्य का विवरण, कार्य का विवरण आएगा। कार्य का विवरण के बाद में आपका आएगा धरोहर राशि, थोड़ा लंबा चलेगा। धरोहर राशि, धरोहर राशि के बाद में आपकी आएगी, सॉरी माफ करना, अनुमानित लागत आएगी। अनुमानित लागत, अनुमानित लागत आएगी लाखों में। किसमें आएगी? लाखों में। ठीक है, अनुमानित लागत के बाद में आएगी धरोहर राशि, धरोहर राशि, अनुमानित राशि, अनुमानित लागत, धरोहर राशि, और उसके बाद में आएगी आपकी अवधि। अवधि शब्द जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखोगे, कहीं अपनी कलाकारी मत कर देना, धी बढ़िया मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद में आप लाइन खींच दीजिए, धरोहर राशि भी लाखों में हो सकती है। ठीक है, इतना करने के बाद में क्रम संख्या 1 पर क्या करोगे आप, जैसे हमने किशनपुरा में क्या की थी, सड़क निर्माण का कार्य। किशनपुरा में सड़क निर्माण कार्य। ठीक है, इसकी अनुमानित लागत हमने क्या की थी, 20 लाख तय की थी हमने, 20 लाख। 20 लाख के बाद में धरोहर राशि, इसका 1/3 पार्ट धरोहर राशि में कितने आएगा, जो अनुमानित लागत है 20 लाख है तो इसका 1/3, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, लगभग 6.5 या 6-7 लाख रुपए। ठीक है, अवधि 3 माह है, और यदि इसमें और देना चाहो तो शुल्क भी दे सकते हो, तो शुल्क पहले आ जाएगा, अवधि बाद में आ जाएगी। शुल्क 200 रुपए। क्लियर है? ऐसा ही दूसरा हम क्या दे सकते हैं, दूसरे कार्य का विवरण दे सकते हैं, दूसरे की राशि दे सकते हैं, अनुमानित के साथ साथ धरोहर राशि दे सकते हैं, उसके समय दे सकते हैं, और उसकी क्या दे सकते हैं, अब वो शुल्क उसका दे सकते हैं। करने के बाद में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे शर्तों की। शर्तों की बात मैंने की थी, शर्तें 3 होगी।
सबसे पहले जो भी आप अपना विवरण लेकर आए हो उस विवरण को स्वीकृत करने का, आपने जो परफॉर्मा बनाया है, आपने जो रूपरेखा बनाई है कि कैसे सड़क निर्माण कार्य होगा, कितना उसमें लागत लगेगी, तो उस लागत को देखने के लिए जो सरकार ने एजेंडा तैयार किया है उसने शर्त पहली क्या रखी है, तो कार्य को स्वीकृत या निविदा को स्वीकृत करने का या फिर उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, सुरक्षित अधो हस्ताक्षर कर्ता के पास। किसके पास रहेगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास में। पहली कंडीशन तो ये रहेगी। दूसरी बात, यदि कार्य समय पर नहीं हुआ, हमने ये एजेंडा तैयार किया है 3 महीने में कार्य होना चाहिए, 3 महीने का 1 2 3 4 5 दिन और ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 महीने का 6 महीने खिसक जाए, 3 महीने का 12 महीने खिसक जाए। तो यदि कार्य समय पर नहीं हुआ तो जो धरोहर राशि क्या थी, आपने सरकार को जो दी थी वो धरोहर राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। दिख रहा है क्या सभी को, धरोहर राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, धरोहर राशि जब्त हो जाएगी। दिख रहा है, धरोहर राशि जब्त हो जाएगी। 2 बात हो गई। तीसरी बात होगी, जो भी आप कार्य करोगे यदि उसमें जनधन की हानि हुई तो जनधन की हानि होने पर जो भी न्यायालय में आपकी परिवाद होगा, आपकी केस की सुनवाई होगी, वो निश्चित स्थान पर होगी। जैसे जयपुर में की बात है तो जयपुर की बात होने पर जयपुर के स्थान पर ही क्या होगा, आपका न्यायिक परिवाद होगा। कौन सा होगा, न्यायिक परिवाद। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, न्यायिक परिवाद निश्चित स्थान पर ही होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन यदि आपको स्वीकृत है तो आप क्या कर सकते हो, इस कार्य को कर सकते हो। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब यहां पर इतनी बात हो जाएगी तो चौथी बात जो आएगी, अपनी लास्ट की बात जो आएगी वो आएगी हस्ताक्षर की। हस्ताक्षरकर्ता का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। दिख रहा है सभी को, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के बाद में उसका पद का उल्लेख आ जाएगा और उस स्थान का नाम आएगा। बस 4 बातें ध्यान दीजिए। हस्ताक्षर किसका होगा, राजकीय उच्च खंडपीठ सचिवालय है उसके मुख्य अधीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, सचिवालय का सचिव है या अधीक्षक है उसका पद आ जाएगा, और स्थान ध्यान दीजिए, स्थान में राजकीय उच्च खंडपीठ सचिवालय का नाम नहीं आएगा, केवल स्थान में जयपुर का ही उल्लेख होगा। किसका उल्लेख होगा, जयपुर का ही उल्लेख होगा, बाकी इसके अलावा किसी चीज का उल्लेख नहीं होगा। बात समझ में आई? सबसे पहले सरकार का नाम आ जाएगा, निविदा सूचना पत्र क्रमांक आ जाएगा, बीचों बीच में निविदा सूचना, वही लाइन का स्पेस जरूर देना है। जो भी बात होगी वो कच्चे चिट्ठे के रूप में क्या कर दिया जाएगा, थ्योरिकल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। थ्योरिकल स्टेटमेंट देने के बाद में उसको क्या दिया जाएगा, कच्चे चिट्ठे के रूप में उसका विवरण दिया जाएगा। इतना विवरण देने के बाद में सरकार अपना जो रूपरेखा बनाएगी उसमें 3 शर्तें देगा। यदि 3 शर्तों को स्वीकृत है और उस स्वीकृत करने के बाद में सरकार अपना हस्ताक्षर करेगी। सरकार का व्यक्ति जो होगा वो अपना नाम लिखेगा, पद लिखेगा और स्थान कौन सा लिखेगा, जयपुर लिखेगा। यदि ये स्वीकृत है तो ठेकेदारी ले सकता है और कार्य को शुरू कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? आज के वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ पार्ट हम थोड़ा और देखेंगे इसी पत्र व्यवहार से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक।